कर्क रेखा और भारतीय मानक समय ना। मकर रेखा पढ़ने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि भारत से मकर रेखा नहीं गुजरती। तो हेडिंग डालिएगा कर्क रेखा, और साथ ही साथ पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सब पूरा फैक्चुअल सेक्शन है, आपको ज्यादातर रटने का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कर्क रेखा। आप देखिएगा कि हमारे भारत से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है कर्क रेखा, और ये किस अक्षांश पर है तो बताइएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सबसे पहली चीज कि कर्क रेखा किस अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। याद रखिएगा वो कर्क रेखा ही है जिसने भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या किया है, बांटा है। ये कर्क रेखा ही भारत को, ऊपर वाले भारत को उत्तर भारत और कर्क रेखा के नीचे वाले भारत को दक्षिण भारत कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो बताइएगा 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है गुजरात, फिर राजस्थान। एक साथ दो दो नाम करके याद करिएगा ताकि आसानी से याद हो जाए। पहले 2 राज्य है आपका गुजरात राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपीसीजी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद बता दीजिएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा झारखंड पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पे याद रखिएगा त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर आपको दो दो करके याद करिएगा, याद करना आसान हो जाएगा। तो पहले 2 राज्य है गुजरात राजस्थान, उसके बाद के 2 राज्य है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसके बाद के 2 राज्य हैं झारखंड पश्चिम बंगाल, और उसके बाद के 2 राज्य हैं त्रिपुरा मिजोरम। तो एक सांस में चलिए बोल के देखते हैं, हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलो सब बोलो, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कई बार बहुत सिली सा प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती या गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए। और उसमें भी कर्क रेखा का सबसे लंबा विस्तार, सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा विस्तार राजस्थान में। सबसे छोटा विस्तार बता दीजिएगा राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में और सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ये है कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरी बात याद रखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और वो कर्क रेखा ही है जिसके ऊपर का भारत उत्तर भारत और उसके नीचे का भारत दक्षिण भारत कहलाता है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, जिसमें सबसे लंबा विस्तार मध्य प्रदेश में और सबसे छोटा विस्तार राजस्थान में है। कुसुमलता गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये हो गया कर्क रेखा के बारे में, याद कर लीजिएगा। फिर हेडिंग डालिएगा भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय। ऑनलाइन वाले बताइए कर्क रेखा क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बताइए कर्क रेखा क्लियर हुआ? अनीता, महेंद्र, नीता, कुसुमलता। चलिए, भारतीय मानक समय। जल्दी से ऑनलाइन वाले मैसेज करिए फटाक से। जल्दी मैसेज करिए, सबके सब मैसेज करिए एक बार। अनीता मैसेज करें।
चलिए अब देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारे भारत की बात करें तो भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। भारत का पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पे, कॉपी खोलिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे, जबकि पूर्वी बिंदु जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अगर आप दोनों के बीच अंतर की बात करें तो ये 97 है और ये 68 को राउंड फिगर में अगर मैं 67 लिख दूं, इसका मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो बता दीजिए 30 डिग्री का। आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 30 × 4, यानी कि 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, तो आप जानते हैं 2 घंटा। यानी कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। एक बात और समझ ले, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, लेकिन आईएसटी हमने खींची है, याद रखेगा। अब क्यों खींची है बता रहा हूं मैं। तो 2 घंटे का अंतर है, यानी कि अगर इस जगह पर मतलब गुजरात में अगर 4 बज रहा है, पश्चिमी बिंदु पर अगर 4 बज रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा जोड़कर कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। मतलब जिस टाइम गुजरात में 4 बजेगा उसी टाइम अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा, 6। और उसी टाइम बीच में, दोनों के बीच में कितना बज रहा होगा, 5। 4 और 5 के बीच में बज रहा होगा 4:30। 5 और 6 के बीच में बज रहा होगा 5:30। इस तरह से अलग अलग जगहों के समय क्या है, अलग अलग होते थे। अगर आप गुजरात में हो तो 4 बजेगा, अगर आप थोड़ा और आगे हो तो 4:30 बजेगा, और आगे गए तो 5 बजेगा, और आगे गए तो 5:30, और ऐसे ही करके आप अरुणाचल प्रदेश में हो तो आपका कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। क्या इस तरीके का समय भारत में होना सही है? क्या ये टाइम मैनेजमेंट सही है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए ताकि मान लीजिए आप यहाँ हो तो आपके लिए 5 बज रहा है, कोई यहाँ पर है तो उसके लिए 4:30 बज रहा है। अगर आप यहाँ से फ्लाइट से यहाँ जाते हो और आधा घंटा लगता है आपको, तो 4:30 आधे घंटे बाद कितना बज जाएगा, 5। तो आप जब निकले तो 5 बज रहा था, आप पहुंचे तो भी 5 बज रहा है, और आधे घंटे सफर भी तय कर लिया। तो इस टाइम का टाइम नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने आईएसटी खींची। तो आईएसटी क्यों खींचा, तो समझिएगा कि भारत में ये जो समय की विषमताएं देखने को मिल रही है, समय की विषमताओं को, ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, समय की विषमताओं को क्या करने के लिए, को दूर करने के लिए। ऐसे डिफरेंसेस वाले समय हमको नहीं चाहिए। हमारे भारत में एक ही बजना चाहिए, हर जगह का समय एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अरुणाचल प्रदेश में हो तो आपका टाइम अलग है, आप गुजरात में हो तो टाइम अलग है। भारत में एक ही समय होना चाहिए। तो भारत में समय की विषमताओं को दूर करने के लिए और भारत में एक मानक समय को क्या करने के लिए, मानक समय को स्थापित करने के लिए, भारत में एक मानक समय को स्थापित करने के लिए हमने क्या किया, भारत के बीचों बीच, क्यों भैया बीचों बीच काहे को, क्योंकि याद रखेगा जब भी कोई बात समझ में ना आए तो क्या, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग। कोई भी बात ना समझ में आए तो बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। तो ना इनका समय रहेगा 6 बजेगा, ना इनका समय रहेगा 4 बजेगा, हमारा समय रहेगा बीच का टाइम, यानी 5 बजेगा। और इस बीच में जो बज रहा है वही टाइम पूरे भारत का होना चाहिए। तो हमने भारत के बीचों बीच क्या खींच दी, आईएसटी खींच दिया, यानी भारतीय मानक समय रेखा खींच दी। और जब हमने भारत के बीचों बीच जब लाइन खींची तो वो लाइन किस देशांतर पे खिंचाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, पहले बता चुका हूं। तो ये लाइन किस पे खिंचाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खिंचाई। तो ये हमारा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब हमने बीचों बीच खींचा 82.5 डिग्री पर, ये जो देशांतर खिंचाया, इसी को हमने तय कर दिया भारतीय मानक समय की ये हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। और इसका समय क्या होगा, ये तो बीच में हमने लाइन खींच दी, इसका समय क्या होगा, तो मैंने पहले ही कहा है कि हर किसी देश का समय किससे तय किया जाता है, 0 डिग्री देशांतर से, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम, जो गुजरती कहां से है,
ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से। तो भारत का समय किससे तय किया जाएगा? ब्रिटेन से तय किया जाएगा या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से तय किया जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है कि ये 82.5 और ये जीरो से 82.5 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो आप निकाल लोगे। आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर 82 × 4, इसके वैल्यू होती है 328 मिनट। भाई 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे या 8 चौक 32, तो 82.5 निकालना है। 82 की वैल्यू 328, 1 पे 4 तो आधे पे, तो 82.5 की वैल्यू निकल जाएगी 330। आसान तरीके से 30 मिनट को आप आधा घंटा बोल के हटा दीजिए और बचा 300 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में निकाल लीजिए। 5 घंटा, तो 5 और आधा हो गया 5.5। तो हमारा जो आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और 0 डिग्री पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम किस देशांतर की ओर जा रहे हैं? आपको बताया था मैंने, पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय जुड़ता है, और इस तरफ जाने पर, पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर, हर 1 डिग्री में 4 मिनट क्या होगा? घटेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं। तो बताना यह था कि जब ब्रिटेन में 12 बजेगा तो भारत में 5.5 घंटा जोड़कर कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। और अगर इस लाइन पे 5:30 बज रहा है तो भारत के हर क्षेत्र में कितना बज रहा होगा? 5:30 बजेगा। मुख्य शहरों के लिए क्या कर दिया गया है? जैसे कोलकाता का समय, आप टाइम जोन निकालिए, घड़ी में निकालिए टाइम जोन। आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का टाइम जोन सेट करिए। उसमें एक चीज लिखा होता है कि कोलकाता का समय क्या होगा, वही जो जीएमटी से 5.5 घंटा जोड़ने के बाद का होगा। आप अहमदाबाद मुंबई का समय निकालिए, वहां पर भी लिखा होता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। आपका समय जीएमटी से 5.5 घंटा जोड़, जीएमटी लिखा होता है क्योंकि हमारा भी आईएसटी है, ये भी आईएसटी है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ बोल के हमारा आईएसटी, इनका जीएमटी। तो जीएमटी प्लस 5.5 घंटा क्यों? क्योंकि जीएमटी 5.5 घंटा जोड़ने के बाद का जो समय होगा वो यहीं का होगा। दिल्ली का समय भी निकाल लीजिए, चेन्नई का समय देख लीजिएगा, सभी समयों में क्या लिखा होता है? जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। यानी कि आप भारत में उत्तर में रहो या दक्षिण में रहो, पूर्व में रहो या पश्चिम में रहो, कहीं भी रहो, आपका समय वही होगा जो जीएमटी 5.5 घंटा जोड़ने के बाद का होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये तो हो गया। अब यहां पर बताना क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कि आईएसटी किस देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। आईएसटी जीएमटी से कितना घंटा आगे है? जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अगला पॉइंट, आईएसटी जब आपने खींचा तो सबसे पहले कहां से गुजरी? वैसे ही जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम खींचा तो सबसे पहले गुजरी थी ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से। हमारा आईएसटी सबसे पहले कहां से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी, ना नैनीताल क्यों बोलेंगे? नैनीताल नहीं बोलेंगे आप, नैनीताल उत्तराखंड में है और नैनी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल नैनीताल नहीं बोलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक जगह से गुजरती है। इसके अलावा आईएसटी जब आपने खींचा तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही थी? 8। वैसी आईएसटी भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी? 5। इन 5 राज्यों के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुजरेगी उत्तर प्रदेश से, फिर गुजरेगी मध्य प्रदेश से, फिर गुजरेगी छत्तीसगढ़ से, उसके बाद गुजरेगी ओडिशा से, और उसके बाद बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश से। तो पहले 3 राज्य को एक ही लाइन में बोल दीजिएगा, यूपी एमपी सीजी। बोलिए यूपी एमपी सीजी। उसके बाद के 2 राज्य हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पहले 3 राज्य एक साथ बोल दीजिए, यूपी एमपी सीजी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसके बाद के 2 राज्य हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरती, उन 5 राज्यों के नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इतना ही नहीं, एक आखिरी चीज और, कि ये जो हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और हमने जब आईएसटी खींची तो खींचने के दौरान वो कर्क रेखा को काट रही है। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट
तहसील में, सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या कर रही है, काटती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में एक दूसरे को काटती है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, इन सब के बाद आपने क्या पढ़ा, आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। आईएसटी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। आईएसटी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है जिनके नाम यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आईएसटी कर्क रेखा को कोरिया जिले के, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहट तहसील में काटती है। ये हो गया आपका आईएसटी, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जी, नैनी शहर है। ऑनलाइन में मैसेज करिए, समझ में आया। अनीता, कुसुमलता, महेंद्र और नीता, जल्दी बताइए। जल्दी टाइप करिए। अनीता बता ही नहीं रही है, अनीता मैसेज करिए, अनीता चंदेल। चलिए, चलिए तो कर्क रेखा और आईएसटी दोनों खत्म हो गए, एग्री। अब हेडिंग डालिएगा समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, सी बॉर्डर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, सी बॉर्डर एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो चलिए देखिए, यहां पर पहले तो एक भारत बना दीजिए। अब भारत में समझिएगा कि भारत में कि वैसे हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। इन 28 राज्यों में वे राज्य जो समुद्र से लगे हैं वो समुद्री सीमा बनाएंगे, और भारत के वे राज्य जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेंगे। बट सवाल यह है कि इसके अलावा भारत के वे राज्य जिसकी ना ही कोई समुद्री सीमा है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ऐसे राज्य को बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट, जिसे कहा जाता है लैंड लॉक्ड स्टेट, यानी कि भू आवेष्टित राज्य। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो भू आवेष्टित है, चलिए बताइए, मैसेज करिए ऑनलाइन में। भारत में जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कोई समुद्री सीमा नहीं बनती, छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनती, तो छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य हो गया, भू आवेशित राज्य हो गया, लैंड लॉक्ड स्टेट हो गया। मुझे बताइए और ऐसे कितने राज्य, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं जो भू आवेष्टित है। गैस करिए, अगर नहीं पता है तो लॉजिक से सोचिए कि कौन कौन से राज्य समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, जल्दी मैसेज करिए। बताइए दिलेश्वरी और भीष्म कुमार साहू। मैं एक बात और बता दूं, सिलेक्शन का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है पढ़ाई, 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 पढ़ाई। सफल होना चाहते हो तो पढ़ते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे पहले भी पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन तो करना ही पड़ता है। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, या तो खुद से पढ़ लो या तो टीचर से पढ़ लो, बट पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम निकालने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ पढ़ाई। बट पढ़ाई भी ऐसी कि जो तारीफे काबिल हो, पढ़ाई ऐसी जो दिखे, पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना दिखे।
अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो लोग आपको कहें कि अच्छी तैयारी है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके टीचर बोले आपको कि आपकी तैयारी अच्छी है। ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि कोई टीचर आपको कहे कि यार बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप। ठीक है, खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंसान अपने बारे में बुरा थोड़ी ना बोलेगा। जब टीचर आपकी तारीफ करे तो समझना कि तैयारी अच्छी चल रही है। और आप किसी ना किसी टीचर के सानिध्य में ही हैं। एक विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी का कोई टीचर भी होता है। तो विद्यार्थी को खुद से सोचने से अच्छा ये है कि वो टीचर से पूछ ले। ठीक, जब टीचर को लगेगा कि हाँ तैयारी आपकी अच्छी है तो समझ लेना अच्छी है। चलिए, और इन सब के बीच में आपका निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तब पूरी होती है जब आप निरंतर होते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, निरंतर आते हैं, तब आपकी पढ़ाई पूरी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कई लोगों ने कहा 10, कई लोग ने कहा 9, कुसुम ने कहा 7 से 8। बेटा 7 से 8 कुछ नहीं होता, या तो 7 या तो 8। और भी लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो बोले, तैयारी है तो बोले, पता है तो बोले। टाइप करने में कितना टाइम लगता है, उठाए और लिख दिए 7, 8, 9। अगर पता है तो बोले, क्या दिक्कत है उसमें, क्यों नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए। मैं हर बच्चों से पूछना चाहूँगा, हर बच्चों से जवाब लेना चाहूँगा। मेरा तरीका ही ऐसा है, मैं बच्चों को लेकर चलना चाहता हूँ। हर बच्चे जवाब दे, हर बच्चे रिस्पॉन्ड करें, तब मज़ा आता है। ऑनलाइन में होकर भी ऑफलाइन वाली फीलिंग का एहसास करने में अच्छा लगता है। सर सीमावर्ती 9 है ना? मैंने सीमावर्ती नहीं कहा, मैंने कहा लैंडलॉक्ड स्टेट कितने हैं। वे राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, ऐसे कितने राज्य हैं। देखिए, भीष्म ने कुछ और समझे थे, सीमावर्ती जवाब दिया, हालांकि गलत हो गया। चलिए अब बताइए, भू आवेष्टित कितने हैं? सीमावर्ती नहीं, भू आवेष्टित कितने हैं? आप जवाब देंगे, आपकी गलतियां सामने आएंगी जिनको आप सुधारोगे और अपने आप को बेहतर करोगे। ऑनलाइन में तो पता नहीं, अपने से आते हैं अपने से जाते हैं, क्या करोगे यार तुम लोग। चलो चलिए आइए, ठीक है, ऑनलाइन वाले जितना जवाब दे पाते हैं दे, नहीं दे ना पाए, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। चलिए, बस आप बने रहे, पढ़ते रहे। वो आविष्ठित राज्य आपके पास कितने हैं तो बता दीजिएगा। 5 राज्य क्या हैं, भू आविष्ठित है। 5 राज्य क्या है, भू आविष्ठित है। आप कहाँ 9, 10 कहाँ जा रहे हैं आप, गलत। 28 तो राज्य ही है, जिसमें 9 अगर 10 भू आविष्ठित हो जाए तो फिर क्या मतलब। तो भू आविष्ठित राज्य कितने हैं, 5। उन 5 राज्यों के नाम याद करिए। सबसे पहले हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश बोलिए, फिर छत्तीसगढ़ बोलिए, फिर तेलंगाना बोलिए, और इस तरफ आ जाएगा झारखंड। एक सांस में 5 नाम रट्टा मारिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। बोल लीजिए अपनी जगह पर 2 से 3 बार और काम खत्म करिए और चलते हैं आगे। बोलिए, आपने पढ़ा, आप बोलिए और आगे बढ़ जाते हैं, बात खत्म। इतनी सी चीज है, उसमें भी टेंशन ले रहे हैं आप बेमतलब का। चलिए, तो भारत में 5 भू आविष्ठित राज्य हैं। इन 28 राज्यों में अगर 5 भू आविष्ठित को माइनस कर दिया जाए तो बचेंगे कितने, 23 राज्य। और अगर मैं आपसे कहूं कि 23 राज्यों में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं, चलो बताओ, समुद्र के साथ अपनी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? पता है तो बता दो, और नहीं पता है तो पढ़ लो, इतनी सी बात है। जल्दी बताइए। चलिए आइए यहां से देखते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। ठीक, तो ये पश्चिम में कितने हो गए, 5 राज्य। फिर इस तरफ आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा, ओडिशा के ऊपर पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से इस तरह कितने राज्य हो गए, 4। 5 और 4 हो गए 9। भारत के 9 राज्य सहित सभी द्वीप समूह, सभी द्वीप और
द्वीप समूह सबको मिलाकर भारत के 9 राज्य और सभी द्वीप और द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। भीष्म कुमार साहू ने जवाब दिया 9। बढ़िया। तो भारत के 9 राज्य और सिर्फ 9 राज्य नहीं, सभी द्वीप और द्वीप समूह को मिलाकर हमारी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो बता दीजिएगा 11,098.81 किलोमीटर। और इन सब में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, 2341 किलोमीटर। बोलिए 2341 किलोमीटर। आप देखिए 1 2 3 4 में मैंने क्या किया, 1 को ले जाकर पीछे कर दिया। मैंने 1 को क्या कर दिया? पीछे कर दिया, तो 2341 आ गया। तो गुजरात के साथ कितनी बता दीजिएगा? सबसे लंबी समुद्री सीमा है गुजरात की 2341 किलोमीटर। 2341 किलोमीटर। और सबसे छोटी कौन सी है? गोवा, और इसकी लंबाई है 194 किलोमीटर। बता दीजिएगा, पहले लंबाई अलग थी, अब की लंबाई अलग है। ठीक है, गुजरात में 2341 और गोवा में 194। ये सबसे छोटी समुद्री सीमा, सबसे छोटी समुद्री सीमा। और ये हो गया सबसे लंबी समुद्री सीमा। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात के साथ बनती है और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा के साथ बनती है। गुजरात के साथ की लंबाई कितनी है? 2341 और गोवा के साथ की लंबाई कितनी है? 194 किलोमीटर। कुल समुद्री सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगर आप वैसे काउंट कर रहे हैं तो 28 में 5 माइनस किया था तो 23 बचे, 23 में 9 माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे। बचे हुए 14 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल ये 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा तो बनाते हैं, साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी क्या बना रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो 14 राज्य के साथ साथ 2 और जुड़ जाएंगे तो 16 राज्य। और यहां पर ये 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम है लद्दाख। तो 16 राज्य में ये 2 यूनियन टेरिटरी भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। तो भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ। हमारे पड़ोसी कितने देश हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी कितने देश है? तो बोला 7। तो भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या लाइन बोला मैंने? भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। उन सब में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 7 देश है कौन से? कौन से हैं 7 देश भारत के पड़ोसी? तो चलिए उनको भी लिख लो, उनको भी लिख लो। सबसे पहला लिखिएगा पाकिस्तान, के बाद बोलिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद बोलिए चाइना। तो पहले 3 देशों को एक साथ बोल लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। उसके बाद यहां पर बोलो नेपाल, और नेपाल के बाद बोलो भूटान। नेपाल, भूटान। इस तरफ आ जाएगा क्या? बांग्लादेश। और यहां पर आएगा म्यांमार। इस तरीके से आप देखिएगा, ये 2 और हो गए और ये 2 और हो गए, तो 3 और 2 5 और 2 7। हमारे पड़ोसी 7 देश के नाम में पहले 3 नाम, फिर 2 नाम, फिर 2 नाम। इस तरीके से याद करेंगे। पहले 3 हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। उसके बाद के 2 देश हो गए, मतलब नेपाल, भूटान। उसके बाद के 2 देश हो गए बांग्लादेश और म्यांमार। पहले 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर 2 नेपाल, भूटान, फिर 2 बांग्लादेश और म्यांमार। जल्दी से आप बोलिए और बोल के रट लीजिए। जल्दी लिख लीजिए और बोल लीजिए एक बार। यहां तक की चीजें समझ में आई? ऑनलाइन में मैसेज करिए। यहां तक की चीजें समझ में आई? अनीता, कुसुमलता, महेंद्र, भीष्म और नीता, मैसेज करिए।
सभी मैसेज करिए। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कितने हैं? 14+2 ना। 16 और 2। नाम की जरूरत नहीं उनके, नाम नहीं पड़ते, बचे हुए बाकी राज्य। 16 राज्य कौन लिखता रहेगा। चलिए, तो भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। चलिए मैं बता भी दूंगा, फिक्र मत करिए, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी जिक्र आएगा, जब मैं बताऊंगा तब आ जाएगा उसमें, ठीक है। हर चीज पढ़ेंगे, जो आप सोच रहे हैं सब पढ़ लेंगे। तो भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, जहां सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई है 4096.7। वहीं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। क्या कहेंगे, 106 किलोमीटर। तो दो हो गया, सबसे लंबी बता दीजिएगा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सबसे छोटी, ये है आपकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन एक बात समझना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को घटते या बढ़ते क्रम में अगर क्रम से जमाने के लिए कह दे, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश के बाद पूछेगा कि पाकिस्तान चाइना में ज्यादा लंबी कौन है, कौन है ज्यादा लंबी, ठीक, नेपाल और म्यांमार में ज्यादा लंबी कौन है। ठीक है, तो आपके दोनों जवाब गलत हुए। तो मैं आपको बता दूं कि सबकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पता होना चाहिए, ताकि इनका एक क्रम आप जमा सकें। बांग्लादेश का पता है, अफगानिस्तान का पता है, पाकिस्तान लिख लीजिए 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बोलिए 3323 किलोमीटर। वहीं पर अफगानिस्तान का बोलिए 106 किलोमीटर। चाइना की बात करेंगे तो बता दीजिएगा 3488 किलोमीटर। तो पाकिस्तान और चाइना में ज्यादा लंबी चाइना है, और पाकिस्तान की लंबाई क्या है, उससे कम है। यानी बांग्लादेश के बाद चाइना आएगा, चाइना के बाद पाकिस्तान आएगा। और फिर बात करें नेपाल भूटान की, तो नेपाल की लंबाई 1751 किलोमीटर। नेपाल की लंबाई 1751 किलोमीटर, म्यांमार की लंबाई 1643 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए, आपने म्यांमार कहा था, जबकि नेपाल की लंबाई ज्यादा है, क्योंकि नेपाल में ये एरिया भी कंसिडर होता है, और यहां पर म्यांमार में सीधी लाइन है, तो वो फर्क पड़ जाता है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर। मतलब लंबाई के घटते क्रम में सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे आखिरी में आएगा अफगानिस्तान। तो मैंने आपको 10 सेकंड दिया, सबकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई रट्टा मारिए, और उनके घटते क्रम में लिखवा भी सकते हैं, लेकिन लिखिए तो कोई मतलब नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले एक बार रट लीजिए, उसके बाद मैं एक रिवाइज करवा के फिर आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें एक चीज और भी पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जो है वो भारत के किन किन राज्यों से लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेपाल भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, नंबर ऑफ स्टेट, और कौन कौन से स्टेट है वो बताना होगा आपको, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन वो उसके लिए आज शायद टाइम ना भी हो, तो उसको हम कल पढ़ लेंगे। तो फिलहाल इन सब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई रट्टा मारिए जल्दी से, और फिर एक बार बोल के फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए, याद हो गया। अब देखिएगा, एक बार में बोल दीजिए, सबसे पहले सब एक एक करके सबको बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323, 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। 3323। अफगानिस्तान का 106, चाइना 3488, 3488, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, बांग्लादेश की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, और उसके बाद है म्यांमार 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो एक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी टाइम लगता है तो। यहां पर देखिए, हम पढ़ रहे हैं समुद्री सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। समुद्री सीमा में आप वे राज्य जो समुद्र से लगे हैं समुद्री सीमा, वे राज्य जो पड़ोसी देश से लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अलावा जो नहीं लगे हैं वो कहलाते हैं भूआविष्टित राज्य, मतलब जिसकी कोई समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना हो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। ऐसे राज्य हमारे पास 5, और उनके नाम है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। उसको अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद समुद्री सीमा की बात करें तो भारत के 9 राज्य और सभी द्वीप और द्वीप समूह मिलकर 11,098.81 किलोमीटर लंबी अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात के साथ 2341 किलोमीटर और सबसे छोटी गोवा के साथ 194। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पड़ोसी 7 देशों के साथ 15,200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जहां सबसे लंबी है बांग्लादेश 4096, सबसे छोटी अफगानिस्तान 106। बस इतनी सा तो है। चलिए, अब ऑनलाइन में बताइए, देखिए कि भारत के पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से लगे हुए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। अब उसके लिए एक उत्तर भारत बनाना होगा। उत्तर भारत कोशिश करते हैं उत्तर भारत बनाने की। जो हमारे काम के राज्य हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना ड्रॉ कर लीजिए। पूरा बनाने का कोई मतलब नहीं, जो काम का है वो अपन बना ले रहे हैं। वर्ग 2 के लिए, क्योंकि हिंदी अलग से 70 नंबर का है। हिंदी अलग से 70 नंबर का क्या बात कर रहे हो? हिंदी साहित्य के लिए इसी बैच को ज्वाइन करना है क्या? मैनेजमेंट में फोन करिए आप एक बार। ऑफिस में को फोन करके इंक्वायरी ले लीजिए। चलिए, अब इनके राज्यों के नाम आपको लोकेट करने होंगे। एक एक करके राज्यों के नाम लोकेट करिए। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी में ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश एपी लिख रहा हूं शॉर्टकट में, असम, उसके बाद मेघालय, यह है आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया आपका मिजोरम, और यहां पर ये लिख दे रहा हूं मैं आपको त्रिपुरा। इतना ही नहीं बल्कि ये है पंजाब, पंजाब के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और उसके बाद ये देश के रूप में पाकिस्तान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, यहां पर लिखना है चाइना, ये हो गया नेपाल, और ये हो गया बी से भूटान। यहां पर बीडी मतलब बांग्लादेश, और ये हो गया आपका म्यांमार। पूरा मैं नहीं लिखता, मैं शॉर्टकट में ऐसा लिख देता हूं तो समझें आप।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ चलिए अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के 4 राज्य और 3+2 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से 2 यूनियन टेरिटरी हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आराम से याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है। वो 3 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं अफगानिस्तान भारत के 1 यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है जिसका नाम है लद्दाख। चाइना की बात करें, चाइना भारत का 4+1, चाइना के मामले में 4+1 बता दीजिएगा, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। वो 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, और 4 राज्यों में 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इन 2 राज्यों में, बाकी 2 राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। आप देखिए, चाइना 4+1, 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और 4 राज्यों में 2 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जो चाइना से लगे हुए। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है। ये 5 राज्यों के नाम देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आपको दिख भी रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, एक क्रम में याद रखिएगा। और उसके बाद आइए भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों से लगा हुआ है, 4 राज्यों से लगा हुआ है, जिसमें बोलिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अगर ये भी हो गया तो इसके बाद बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के, एक सेकंड ना, ठीक है चलो, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भारत की कितने राज्यों से लगा हुआ है? 5 राज्यों से लगा हुआ है। उन 5 राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। एक सांस में 3 बोलिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए बांग्लादेश के 5 राज्य। वो राज्यों का लोकेशन आपके जहन में होना चाहिए, तो आप आराम से बिना देखे भी बता सकते हैं। नहीं तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बात जब म्यांमार की करें तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों से लगा हुआ है। उन 4 राज्यों में सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये भैया अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो पूरा आएगा। 4 म्यांमार भारत के 4 राज्यों से। तो एक एक करके सबको फिर से बोलिए। पाकिस्तान 3+2, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान 1 लद्दाख, और चाइना 4+1, 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल भारत के 5 राज्यों से, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बात भूटान की करें तो भूटान भारत के 4 राज्यों से लगा हुआ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार की बात करें, म्यांमार 4 राज्यों से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कम से कम 3 देशों से लगे हुए हैं, कम से कम 3 देशों से लगे हुए हैं, तो बता दीजिएगा ऐसे 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी हैं जो कम से कम 3 देशों से लगे हुए। तो 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में मैं यहां पर कलर बदल लेता हूं और मैं आपको बता दूं वो 1 यूनियन टेरिटरी कौन है। मैं यही लोकेट कर दे रहा हूं बड़ा सा गोला लगाकर, ताकि आप समझ जाएं कि वो लद्दाख है जो 3 देशों से लगा हुआ है, एक चाइना, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। तो लद्दाख भारत के 3 देशों से लगा हुआ है, भारत के 3 देश मतलब पड़ोसी 3 देशों से लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। और अब 3 देशों की 3 राज्यों की बात करें तो यहां पर देखिए, पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल।
इसका मतलब यह है कि सिक्किम किससे लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, ऊपर चाइना से लगा हुआ है, इधर भूटान से लगा हुआ है। तो सिक्किम 3 देशों से लगा हुआ है, नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चाइना। नेपाल, भूटान, ऊपर चाइना, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश किससे लगा हुआ है, इसको भी बोलिए, इधर भूटान, इधर म्यांमार और ऊपर बोलिए चाइना, ऐसे ही बोल दीजिएगा। ऊपर चाइना दोनों का है, ये ऊपर चाइना इधर नेपाल भूटान, ये ऊपर चाइना इधर भूटान और उधर म्यांमार, ये तरीका ठीक है। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो ऊपर के दो हो गए नेपाल भूटान और नीचे का हो गया बांग्लादेश। ऊपर नेपाल भूटान और नीचे हो गया बांग्लादेश। अब ये सारी चीजें मैं बहुत आराम से भी बताऊंगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा और नॉर्मली बताऊंगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको रटनी है, मैं नहीं रटा सकता इसको, आपको रटना पड़ेगा, घर में टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको रट पाएंगे। तो भारत के 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो भारत के कम से कम 3 देशों से लगे हुए हैं। उनमें एक लद्दाख याद रखिएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसको हमने कंप्लीट किया है। कल हमारा अगला सेक्शन और आगे बढ़ेगा, जिसमें हम बात करेंगे भारत के चैनल के बारे में और जल संधि के बारे में, तटों के बारे में। बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए, डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जितना इलेबरेट करेंगे, 3-4 दिन और बोले, 3-4 दिन इसी चैप्टर को हम खींच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज है यहाँ पढ़ने के लिए। तो कल बढ़ते हैं आगे और कल पढ़ेंगे जल संधि और चैनल के बारे में, कि क्या होती है जल संधि और क्या होता है चैनल। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बने रहें। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, याद रखिएगा। सिलेक्शन का सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़ाई। पढ़ चुके हैं तो भी और नहीं पढ़ चुके हैं तो भी। अगर आपको लगता है कि हम पढ़ चुके हैं और हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम निकल जाएगा, तो गलत फहमी है। पढ़ना तो पड़ेगा, रिविजन के तौर पे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।